एट्थ स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं साइंस, जो कि नया है, जिसका नाम है जिज्ञासा। ये पहले वाली जो बुक थी ना, वो चेंज होकर के नई बुक आई है। इसमें जो चैप्टर नंबर है हमारा 5th चैप्टर को पढ़ेंगे, जिसका नाम है बलों को जाने। बल मतलब क्या होता है? जो हम ताकत लगाते किसी भी ऑब्जेक्ट पे या किसी भी वस्तु को, उसे बल कहते हैं। ठीक है। समतल भूमि की तुलना में पहाड़ पर चढ़ते समय साइकिल चलाना अपेक्षाकृत अधिक कठिन क्यों होता है? क्योंकि हम उसमें क्या करते हैं, जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसके विपरीत बल लगाते हैं। इस वजह से उस पर चढ़ना मुश्किल होता है। सूखी सतह की तुलना में गीली सतह पर फिसलना सरल क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो हमारा घर्षण बल होता है वो कम लगता है। जब हमारा झूला अपनी दोलन के उच्चतम बिंदु पर पहुंचकर नीचे की ओर आने लगता है, तो हमें हल्केपन या तैरने जैसी अनुभूति क्यों होती है? क्योंकि इस समय जब जैसे ही नीचे की तरफ आता है तो गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ जाता है, जिस वजह से हमें ऐसा लगता है कि हमारा जो झूला है वो हल्केपन और तैरने की अनुभूति जैसा हमें लगता है। सोनाली और रागिनी गर्मियों की छुट्टी आरंभ हुई थी। सोनाली और रागिनी की गर्मियों की छुट्टी आरंभ हो गई थी। बहुत समय से वे सोच रही थी कि अपने गांव के निकट के मनोरम भू दृश्यों की संरचना को निकट से देखा जाए और समझा जाए। भू दृश्यों का मतलब क्या होता है? भूमि के जो दृश्य होते हैं। अतः उन्होंने साइकिल से भ्रमण करने की योजना बनाई, यानी कि घूमने की योजना बनाई। अपनी अपनी साइकिल के पहियों में हवा भरने के पश्चात वे अपने अन्वेषण पर निकल पड़ी। उस दिन तीव्र गति से हवा चल रही थी। जैसे ही वे साइकिल चलाती हुई गांव से बाहर निकली, वैसे ही एक तीव्र हवा का झोंका उनसे टकराया। रागिनी ने कहा, अरे नहीं, हम वो हवा मुझे प्रबलता से पीछे की ओर धकेल रही है। सोनाली ने हंसते हुए उत्तर दिया, हाँ, हवा की विपरीत दिशा में साइकिल चला रहे हैं। तेज चलने के लिए हमें अपनी साइकिल के पेडल और अधिक तेज़ी से घुमाने होंगे। साइकिल चलाते चलाते पहाड़ी की चोटी तक जाने वाले लंबे रास्ते में पहुंच गई। सड़क का कुछ भाग ऊबड़ खाबड़ था, जहां पेडल मारने में उन्हें कठिनाई हो रही थी, जबकि कुछ अन्य भाग सपाट थे, जहां साइकिल सरलता से चल पाती थी। जब वह दोनों चोटी पर पहुंची और अपने आसपास के मनोरम दृश्य का आनंद ले रही थी, तभी उन्होंने एक गड़गड़ाहट की ध्वनि सुनी और दूर आकाश में चमकती हुई तड़ित देखी। यद्यपि यह सब उन्होंने मन भावन लग रहा था, फिर भी उन्होंने तुरंत वापस लौटने का निर्णय किया। वापस लौटते समय जब भेड़ों के झुंड के समीप से निकल रही थी, तो उन्होंने अपनी साइकिल की घंटियां बजाई और दिशा परिवर्तन हेतु साइकिल के हैंडल घुमाए। जब वे पहाड़ की ढलान से नीचे उतर रही थी, तब उन्होंने अनुभूति हुई कि यद्यपि वे पेडल नहीं मार रही थी, फिर भी उनकी साइकिल तीव्र गति से नीचे की ओर आ रही थी। सोनाली चिल्लाई, यह बहुत रोमांचक है। ऐसा लग रहा है कि कोई हमें नीचे की ओर खींच रहा है। यह क्या हो सकता है? बल। आइए हम अभिघर्षण यानी कि खिंचाव, अपघर्षण यानी कि धक्का का अनुभव करने का प्रयास करें। गत्ते का टुकड़ा लीजिए। इस टुकड़े का स्थान परिवर्तन करने के लिए आप अपने मस्तिष्क में आने वाली सभी युक्तियों का प्रयोग कीजिए। एक डिब्बे को विभिन्न विधियों का उपयोग करके विस्थापन करना, धक्का देना, खींचना, ऊपर उठाना, जितना भी भिन्न भिन्न युक्तियाँ आप सोच सकते हैं, वह सब अपनाकर इस डिब्बे का स्थान परिवर्तन करने का प्रयास कीजिए। क्या आपने चित्र 5.1 में दर्शाई गई युक्तियों के लिए अतिरिक्त किसी अन्य युक्ति से डिब्बे का स्थान परिवर्तित किया है? डिब्बे का स्थान परिवर्तन करने के लिए आपने जितनी भी युक्तियों का प्रयोग किया होगा, आपने उन प्रत्येक डिब्बे को आकर्षित किया होगा, अभिघर्षित किया होगा। सामान्यतः किसी वस्तु पर लगाए गए आकर्षण अभिघर्षण को विज्ञान में बल कहते हैं। क्या कहते हैं? बल। अब ये देखो, बल किसे कहते हैं? इसका आंसर क्या होगा? सामान्यतः किसी वस्तु पर लगाए गए अपकर्षण अभिकर्षण को विज्ञान में बल कहा जाता है। किसी वस्तु पर लगाए गए बल उस पर क्या प्रभाव डालता है? दैनिक जीवन में हम अपघर्षण अभिघर्षण बल सदैव लगा रहे होते हैं, जिस पर प्राय हमारा ध्यान नहीं जाता। आइए इनमें से कुछ अनुभवों को स्मरण करें और उनका विश्लेषण करें। ऐसी स्थितियों के विषय में विचार कीजिए जहां बल अपघर्षण तथा अभिघर्षण आरोपित होता है और उन्हें तालिका 5.1 में सूचित कीजिए। प्रत्येक स्थिति का विश्लेषण कीजिए और बल के प्रभाव को तालिका 5.1 में लिखिए।
कुछ स्थितियाँ उनके प्रभाव आपके लिए पहले से ही तालिका में अंकित किए गए हैं। आपकी चलती साइकिल को रोकने के लिए आपके मित्र द्वारा इसे पीछे से पकड़ना अभिकर्षण का उदाहरण है। साइकिल का रुकना या इसकी चाल का कम होना। गतिशील गेंद को बल्ले से मारना अपकर्षण गतिशील गेंद की दिशा में परिवर्तन। एक फूले गुब्बारे को दबाना अपकर्षण गुब्बारे के आकार में परिवर्तन। उपयुक्त उदाहरण से आप यह निष्कर्ष निकालते हैं, क्या कोई बल किसी गतिमान वस्तु को रोक सकता है? क्या यह किसी वस्तु की चाल गति की दिशा में कोई परिवर्तन कर सकता है या किसी वस्तु के आकार को परिवर्तित कर सकता है? दैनिक जीवन में हम कई ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं जहां बल लगाया जाता है। उदाहरण के लिए मेज की दरार खोलना, रबड़ बैंड खींचना, क्षेत्ररक्षक द्वारा गेंद रोकना, फुटबॉल को किक मारना, चलती साइकिल में ब्रेक लगाना, रोटी बेलना, बस का स्टीयरिंग हैंडल घुमाना। बल लगाने का वस्तुओं पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? किसी वस्तु पर लगाया गया बल विरामावस्था में रखी वस्तु को गति प्रदान कर सकता है। पहले से गतिमान वस्तु की चाल को परिवर्तित कर सकता है। गतिमान वस्तु की गति की दिशा को परिवर्तित कर सकता है। वस्तु के आकार में परिवर्तन ला सकता है। इनमें से कुछ या सभी प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। क्या इसका तात्पर्य है कि जब भी किसी वस्तु की चाल या दिशा उसके आकार में कोई परिवर्तन होता है तो उसे वस्तु पर कोई बल कार्य कर रहा होता है? हाँ, इनमें से कोई भी प्रभाव बल लगाए बिना संभव नहीं हो सकता। मान लीजिए कि वस्तु विरामावस्था में है। क्या इसका तात्पर्य है कि वो वस्तु पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा? जी नहीं, इसका तात्पर्य है कि वस्तु पर लगने वाला बल एक दूसरे को संतुलित कर रहा है। आप संतुलित बल के विषय में उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे। क्या बल दो अथवा दो से अधिक वस्तुओं के बीच की परस्पर क्रिया है? जब आप किसी मेज को धक्का देते हैं तो आपका हाथ एक वस्तु है और दूसरी वस्तु मेज है जिस पर आपका हाथ बल लगा रहा है। यहाँ हम कह सकते हैं कि आप हाथ और मेज दो वस्तुएं हैं जो एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। तालिका 5.1 में सूचीबद्ध सभी क्रियाओं के विषय में विचार कीजिए। प्रत्येक क्रिया में कितनी वस्तुएं सम्मिलित हैं? क्या आपने ध्यान दिया कि बल तभी उत्पन्न होता है जब दो वस्तुएं किसी न किसी से परस्पर क्रिया कर रही हों? इन उदाहरणों से हम निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि किसी बल के कार्य करने के लिए कम से कम दो वस्तुओं का परस्पर क्रिया करना आवश्यक है। बल किसी वस्तु पर लगने वाला अपघर्षण अभिकर्षण है जो उस वस्तु की किसी अन्य वस्तु के साथ परस्पर क्रिया का परिणाम है। बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन है और इसका प्रतीक n है। ध्यान दें कि बल के मात्रक न्यूटन को जब किसी वाक्य में अंग्रेजी में लिखा जाता है तो पहले अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर n से प्रदर्शित करते हैं, न्यूटन लिखते हैं किंतु इसके प्रतीक को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर n से दर्शाते हैं। एक सोपान ऊपर, जब आपने अपने हाथ से एक मेज को धक्का दिया तो क्या आपको भी अपने हाथ पे किसी बल का अनुभव हुआ? ऐसा ही आपने धक्का देना बंद कर दिया। आपके हाथ पर लगने वाले बल भी लगना बंद हो गया। जब भी दो वस्तुएं परस्पर क्रिया करती हैं तो प्रत्येक वस्तु पर दूसरी वस्तु के वस्तु के कारण बल लगता है। जैसे ही उनके बीच की यह परस्पर क्रिया बंद होती है वैसे ही उन वस्तुओं पर इस परस्पर क्रिया के कारण लगने वाला बल भी समाप्त हो जाता है। बलों के विभिन्न प्रकार। संपर्क बल। कई स्थितियों में हम पाते हैं कि किसी वस्तु पर बल लगाने के लिए शरीर और वस्तु के बीच भौतिक संपर्क आवश्यक होता है। संपर्क या तो प्रत्यक्ष होता है, जैसे हमारे हाथों या शरीर के अन्य अंगों द्वारा वस्तु के स्पर्श करके, या फिर अप्रत्यक्ष होता है, जैसे किसी छड़ी रस्सी के माध्यम से किसी वस्तु पर बल लगाए जाने पर। इस प्रकार के बल को वस्तुओं के बीच भौतिक संपर्क होने पर ही उत्पन्न होता है, जिसे संपर्क बल कहलाता है। अब पेशीय बल की बात करेंगे। देखो, संपर्क बल ऐसा बल होता है जिसमें एक वस्तु दूसरी वस्तु के क्या आती है, संपर्क में आती है, यानी कि टच में आती है। पेशीय बल यानी कि ऐसा बल जो पेशियों के द्वारा लगाया जाता है, उसे पेशीय बल कहते हैं।
संपर्क बल एक उदाहरण संपर्क बल का एक उदाहरण पेशीय बल है। जब हम कोई भी शारीरिक गतिविधि करते हैं, चलना, दौड़ना, उठना, धक्का देना, कूदना, खींचना, तो यह बल हमारे शरीर की मांसपेशियों की क्रिया के कारण उत्पन्न होते हैं। मांसपेशियों की क्रिया के कारण उत्पन्न बल को पेशीय बल कहते हैं। पेशीय बल तब उत्पन्न होता है जब मांसपेशियां किसी भी गतिविधि को करते समय सिकुड़ती हैं और फैलती हैं। पशु, पक्षी, मछली और कीट गति करते एवं जीवित बने रहने की क्रिया हेतु पेशीय बल का उपयोग करते हैं। अब उदाहरण देखेंगे कि कौन कौन जीवित वो पेशीय बल लगाता है। बच्चा लगाता है, मछली लगाती है, पशु लगाते हैं, पक्षी लगाते हैं, सांप लगाते हैं, हिरन लगाते हैं, सारे ही पेशीय बल का उदाहरण है। मानव लंबे समय से अपने अनेक कार्यों की पूर्ति के लिए कुछ पशुओं के पेशीय बल का उपयोग करता है। मानव कार्य में सहयोग हेतु पशुओं के पेशीय बल का उपयोग। क्या आप संज्ञान में हैं? पेशीय बल हमारे शरीर के कई कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह बल हमारे भोजन चबाने और पचाने की क्रिया के समय आहार नाल में आगे बढ़ने में सहायता करता है। हमारी हृदय की मांसपेशियों का संकुचन और शिथिलन हमारे शरीर में रक्त को संचरित करता है। यह प्रक्रिया जीवित बने रहने के लिए आवश्यक होती है। घर्षण की बात करेंगे। क्या कोई अन्य बल भी संपर्क बल है? घर्षण समतल भूमि पर लुढ़कती हुई एक गेंद कुछ समय के पश्चात स्वयं विराम अवस्था में आ जाती है। इसके साथ ही यदि हम समतल सड़क पर अपनी साइकिल के पैडल घुमाना बंद कर दें तो साइकिल धीमी हो जाती है और कुछ समय पश्चात विराम अवस्था में आ जाती है। यदि सड़क ऊबड़-खाबड़ है तो इस प्रकार की सड़कों पर सपाट सड़कें की तुलना में कम समय में विराम अवस्था में आ जाती है। आपने ऐसे अनेक अनुभव किए होंगे। ऐसी स्थितियां वस्तुओं की गति में होने वाले इस परिवर्तन का क्या कारण होता है? हम पहले ही ये सीख चुके हैं कि किसी वस्तु की गति में परिवर्तन हेतु बल आवश्यक होता है। यद्यपि इन सभी स्थितियां वस्तुओं पर कोई बल कार्य करता हुआ प्रतीत नहीं होता, तब भी उनकी चाल धीरे धीरे कम होती जाती है और कुछ समय पश्चात विराम अवस्था में आ जाती है। क्या यह संभव है कि वास्तव में कोई बल उन पर कार्य कर रहा हो, या यदि हाँ तो वह कौन सा बल है? एक समतल सतह पर वस्तु, खाली टिफिन या ज्योमेट्री बॉक्स या अभ्यास लीजिए और उसे मेज पर धरातल पर रखिए। इसे धीरे से धक्का दीजिए, अवलोकन कीजिए। क्या कुछ दूरी तय करने के बाद रुक जाती है? क्या इस पर कोई बल लग रहा है जो इसे विराम अवस्था में लगा देता है? अब वस्तु को विपरीत दिशा में धक्का दीजिए। क्या यह वस्तु अभी कुछ दूरी तय करने के पश्चात विराम अवस्था में आ जाती है? धक्का देने पर वस्तु एक निश्चित दूरी तक फिसलने के पश्चात विराम अवस्था में आ जाती है। ऐसा इस फिसलने वाली वस्तु और संपर्क में आने वाली मेज धरातल की सतह के बीच लगने वाले किसी बल के कारण होता है, और यह बल वस्तु पर उसकी गति की दिशा के विपरीत कार्य करता होगा। यही वह बल होगा जो वस्तु को विराम अवस्था में लाता है। जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु की सतह पर गति करती है, गति करने का प्रयास करती है, तो उस वस्तु की सतह और उसके संपर्क की दूसरी वस्तु की सतह के बीच लगता है, उसे घर्षण बल या घर्षण कहते हैं। घर्षण उस दिशा के विपरीत दिशा में कार्य जिसमें वस्तु की गति कर रहा है या गति करने का प्रयास कर रही। घर्षण बल एक संपर्क बल होता है क्योंकि यह संपर्क में रखी दो सतहों की अपेक्षित गति के कारण उत्पन्न होता है। घर्षण दो संपर्क में आने वाली सतहों के अनियमितताओं के कारण उत्पन्न होता है। यहाँ तक कि चिकनी दिखाई देने वाली सतह में भी बड़ी संख्या में सूक्ष्म अनियमितताएं होती हैं। संपर्क में आने पर दो सतहों की अनियमितता एक दूसरे के पास में फंस जाती हैं और एक सतह को दूसरी सतह पर फिसलने के किसी भी प्रयास का विरोध करती हैं। अब देखो, अनियमितता के कारण दो सतहों के बीच लगने वाला घर्षण क्या है? दो सतहों के बीच लगने वाला क्या है? घर्षण बल है। कौन सा बल है? घर्षण बल। क्रियाकलाप 5.3 को पुनः दोहराइए। क्या करेंगे? पुनः दोहराएंगे। इस बार उसी वस्तु को अलग अलग सतह जैसे कांच, कपड़ा, लकड़ी, सिनेमैटिक टायर्स और रेत पर रखिए। क्या वस्तु उतनी ही दूरी चलने के पश्चात विराम अवस्था में आ जाती है जितनी दूरी चलने के पश्चात वह 5.3 में आई थी?
क्या सभी सतह पर समान दूरी चलने के पश्चात विरामावस्था में आती है? विभिन्न सतहों पर वस्तु अलग अलग दूरी तय करने के पश्चात विरामावस्था में आती है। अतः हम यह कह सकते हैं कि घर्षण बल संपर्क में आने वाली सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है। खुरदरी सतह के बीच घर्षण अधिक होता है। क्या होगा? घर्षण अधिक होगा। एक सोपान ऊपर। क्या घर्षण बल की केवल तभी लगता है जब वस्तु ठोस सतह पर गतिमान हो? द्रव और गैसों में गतिमान वस्तु के विषय में आपका क्या विचार है? वायु, जल और द्रव्य भी अपने भीतर गतिमान वस्तु पर घर्षण बल लगाते हैं। अतः वायुयान, जलयान, नाव और तीव्र गति वाली रेलगाड़ियां जैसे वस्तुओं की संरचना का अभिकल्पन कुछ विशिष्ट आकृतियों के साथ किया जाता है। इनके कारण उन पर उनके आसपास की वायु अथवा जल के कारण लगने वाले घर्षण बल कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्या एक वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर बल लगाने के लिए उन दोनों का संपर्क में रहना आवश्यक है? असंपर्क बल की बात करते हैं जब दो वस्तुएं आपस में संपर्क नहीं करती लेकिन बल लगता है। कुछ बल ऐसे होते हैं जिनका प्रभाव उस समय भी अनुभव किया जाता है जब वस्तु परस्पर संपर्क में ना हो। इन बलों को आप असंपर्क बल कहते हैं। आइए असंपर्क बल के बारे में जानें। चुंबकीय बल। क्या आपको स्मरण है कि कक्षा 6 की पाठ्यपुस्तक जिज्ञासा के अध्ययन चुंबकों को जाने में आपने चुंबकों के विषय में क्या पढ़ा था? हमने सीखा था कि चुंबकीय पदार्थ से निर्मित वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। जब दो चुंबकों को एक दूसरे के समीप लाया जाता है तो उनके समान ध्रुव उत्तर दक्षिण एक दूसरे को प्रतिघर्षित यानी कि हटाते हैं, जबकि असमान ध्रुव उत्तर और दक्षिण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इस पुस्तक के अध्याय 4 में हमने विद्युत चुम्बकों के विषय में भी सीखा जो चुम्बकों की तरह व्यवहार करते हैं। वस्तुओं के बीच आकर्षण और प्रतिघर्षण भी एक प्रकार का धक्का और खिंचाव है, अर्थात बल होता है। क्या आपको स्मरण है कि चुम्बक किसी अन्य चुम्बक अथवा चुंबकीय पदार्थ पर उसके संपर्क में आए बिना बल लगा सकता है? दो वलय चुम्बक और एक लकड़ी की छड़ लीजिए। छड़ों को लकड़ी की मेज पर ऊर्ध्वाधर यानी कि सीधा खड़ा कर लीजिए और एक वलय चुम्बक को छड़ में पिरोकर मेज की सतह पर रखिए। अब दूसरे वलय चुम्बक को उसके ऊपर इस प्रकार डालें कि दोनों चुम्बकों के समान ध्रुव एक दूसरे के सामने होंगे। क्या दूसरा चुम्बक पहले चुम्बक के ऊपर कुछ दूरी पर तैरता रहता है? दूसरे चुम्बक को धीरे से नीचे धकेलने का प्रयास कीजिए। क्या आप उस पर लगने वाले बल का अनुभव करते हैं? अब दोनों चुम्बकों के ध्रुवों को उलट दीजिए। क्या दूसरे चुम्बक अभी भी पहले चुम्बक के ऊपर तैरता रहता है? हम पाते हैं कि एक चुम्बक दूसरे चुम्बक को उसके संपर्क में आए बिना भी बल लगा सकता है। एक चुम्बक द्वारा दूसरे चुम्बक अथवा चुंबकीय पदार्थ पर लगाए गए बल को चुंबकीय बल कहते हैं। चूंकि एक चुम्बक बिना संपर्क में आए भी दूर से बल लगा सकती है, इसलिए इसे असंपर्क बल कहते हैं। क्या ऐसे और भी बल हैं जो दूसरी वस्तु को बिना संपर्क में आए भी लगा सकते हैं? स्थिर वैद्युत बल। क्या है स्थिर वैद्युत बल? एक प्लास्टिक मापक या